हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपसे एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है एनालॉगी। एनालॉगी का पार्ट 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एनालॉगी क्या होता है और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने इस चैप्टर के बारे में सुना ही होगा और इस चैप्टर से नोटिस करिए मिनिमम 3 to 5 क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दैट मीन्स कि एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर अप करता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एनालॉगी के ऊपर। सबसे पहले हम एनालॉगी के ऊपर क्या क्या चीजें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे उसके ऊपर जानते हैं। अबाउट एनालॉगी, सबसे पहले हम एनालॉगी के बारे में जानेंगे कि एनालॉगी है क्या, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनालॉगी क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व द एनालॉगी क्वेश्चंस। तो इन सारी चीजों पे वन बाय वन डिस्कशन होने वाला है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक डेफिनेशन आ रही है एनालॉगी के ऊपर। अब इसको रीड करते हैं कि एक्चुअल में एनालॉगी होता क्या है। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन वन पेयर ऑफ वर्ड इज सिमिलर टू अनदर पेयर ऑफ वर्ड, then we say that both pair of words are analogous to each other. In simple word, the relationship between the two word must be the same for the other word associated with them too. अब इसका क्या अर्थ है इस बात को समझाते हैं। देखिए, आपके सामने एक पेयर दिया जाएगा एनालॉगी के बेसिस पर और उसमें जैसा रिलेशन होगा वैसे ही आपको थर्ड का फोर्थ के साथ बनाना है। एक चीज नोटिस करिएगा सभी लोग कि आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाएगा। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं। अब ए का बी के साथ जो भी रिलेशन है उसके बेसिस पर हमें करना क्या होगा, यहां पर पी लिखा हुआ है और नेक्स्ट में क्वेश्चन मार्क बना है। तो जो रिलेशन यहां पर है सेम वही रिलेशन हमें यहां पे करना है। अब वो क्या रिलेशन है ये आपको जज करना पड़ेगा, ये कहलाता है एनालॉगी। तो आई होप क्लियर हुआ कि जो फर्स्ट पेयर है उसमें जो रिलेशन है उसको नेक्स्ट पेयर में आपको बनाना है। और इसके लिए आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो ऑप्शन की हेल्प बहुत जरूरी है क्योंकि बिना ऑप्शन की हेल्प से इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा जा सकता, क्योंकि एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे ए के बाद बी आ रहा है तो नेचुरल सी बात है पी के बाद जो नेक्स्ट लेटर है क्यू आएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन में क्यू अवेलेबल ही ना हो तब उस केस में हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जो हटकर होगा। तो ऐसा बिल्कुल होता है। तो एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर भी बनते हैं लेकिन ये डिसाइड होता है ऑप्शन की हेल्प से। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। जैसे ए में अगर हमने +1 करा तो बी हो गया, लेकिन पी में अगर हम +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक, तो क्यू आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा है, बहुत इजी है एनालॉगी। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब देखो, आपके सामने ये हिंदी में डेफिनेशन आ चुकी है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। यदि शब्दों के एक जोड़े के बीच का संबंध दूसरे शब्दों के युग्म के समान है तो हम कहते हैं कि दोनों शब्दों के जोड़े एक दूसरे के अनुरूप है। नेक्स्ट में सरल शब्दों में दो शब्दों के बीच का संबंध उनसे जुड़े अन्य शब्दों के लिए भी समान होना चाहिए। ये चीज उसकी हिंदी में एज इट इज डेफिनेशन है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको उसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन के टाइप्स कितने होंगे। तो आपके सामने टाइप्स ऑफ एनालॉगी आने जा रहा है। देखो, नंबर बेस्ड एनालॉगी, लेटर बेस्ड एनालॉगी और वर्ड बेस्ड एनालॉगी। देखो, अपने नाम से ही इंडिकेट कर रहा है नंबर्स, तो सारे नंबर्स होंगे। नेक्स्ट में क्या है, लेटर बेस्ड एनालॉगी, दैट मींस की लेटर्स होंगे। और वर्ड बेस्ड एनालॉगी, दैट मींस की वर्ड होंगे। आई होप क्लियर हुआ। इसमें जो मैं सबसे नंबर 1 देना चाह रहा हूं, तो सबसे इजी जो होगा, मैं इजी से अगर टफ की ओर मूव करूं तो लेटर बेस्ड एनालॉगी को मैं नंबर 1 दूंगा, सबसे इजी होगा। इसके बाद नंबर बेस्ड एनालॉगी नंबर 2 होगा और थर्ड पॉइंट आता है वर्ड बेस्ड एनालॉगी थर्ड नंबर पर। देखिए, सबसे आसान होने वाला है लेटर बेस्ड एनालॉगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में आता है नंबर बेस्ड एनालॉगी और थर्ड में आता है वर्ड बेस्ड एनालॉगी। यहां पर टफ होने का सबसे बड़ा रीजन है, यहां पर जीएस की नॉलेज यूज हो जाती है। नोटिस करिए, क्योंकि कंट्रीज के नाम, उनकी कैपिटल, उनकी करेंसी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको वर्ड बेस्ड एनालॉगी में यूज करनी होगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्ड बेस्ड एनालॉगी जीएस से कोरिलेट हो जाएगा। तो जीएस में जो आप पढ़ रहे हो वो चीजें भी यहां पर यूज होंगी, लेकिन लेटर और नंबर बेस में ऐसा नहीं होगा। तो आइयो भी क्लियर हुआ। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग नंबर बेस एनालॉगी पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर बेस एनालॉगी के बारे में जानते हैं कि कुछ बेसिक चीजें जो आपको याद होनी ही चाहिए। कौन सी बेसिक चीज है, उनके स्टार्टअप करते हैं। देखिए, आपके सामने सबसे पहले स्क्वायर की एक पूरी टेबल आ रही है। 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर बने हुए, जहां पर देख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और कहां तक 50 तक के स्क्वायर है। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आज ही इसको याद कर लेना है आपको। अब इसको याद और कैसे आसानी से कर लें,
देखिए कुछ स्क्वायर तो आपको बहुत आसानी से याद भी होंगे, लेकिन कुछ याद नहीं होंगे। तो उनको कैसे याद करा जाए? जैसे फॉर एग्जाम्पल 44 का स्क्वायर है, आपके सामने लिखा है 1936 होता है, लेकिन मान लेते हैं अगर आपको याद नहीं है तो इसका कैसे आसान तरीका है वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो 44 का स्क्वायर अगर मुझे लिखना है, अब ये बता दो ये 50 में कितना कम है? 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर यहां पे लिख दो, 6 छंग 36। अब जितना ये 50 में कम है उतना आपको 25 में माइनस करना है। तो यहां पे हमने क्या करा, 6 का स्क्वायर कर दिया और जो वैल्यू आ गई उसको ऊपर लिख दिया, और यहां पर हम क्या करेंगे, 25 में से 6 माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी 19 हम वो यहां पे लिख देंगे, तो 1936 आंसर आ जाएगा। और आप देख सकते हो कि 44 का स्क्वायर 1936 हो रहा है। समझ में आया? देखिए ये मैथ्स का पार्ट है लेकिन रीजनिंग में भी यूज हो रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसलिए जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी नॉलेज आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी काम आती है और ऐसा होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 44 का स्क्वायर 1936 हो रहा है। इसी तरह से आप जो नियर बाय 50 के स्क्वायर्स हैं उनको निकाल सकते हो। और ये मेथड नोटिस करिए, अगर वैल्यू 50 से कम है इसलिए हम लोगों ने 25 में से उतना माइनस करा, लेकिन अगर वैल्यू 50 से ज्यादा होती, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने 54 का स्क्वायर लिखता हूं। अब देखिए इस लिस्ट में 54 का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 54 का स्क्वायर कैसा निकालेंगे? देखिए लास्ट जो ज्यादा है, 50 में कितना ज्यादा है? ये 4 ज्यादा है, तो हमने यहाँ पे 4 का स्क्वायर करा, 16 वो लिख दिया। अब जितना ये 50 में ज्यादा है उतना हमें 25 में जोड़ देना है, तो 25 और 4 29 यहाँ पे आ जाएगा 29, तो 29 16 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। समझ में आया ये चीज कि 54 का स्क्वायर कितना होगा? 29 16 होगा, और 44 का स्क्वायर 1936 होगा। अब यहां पे माइनस क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो वैल्यू 50 से छोटी है उसमें हमें उतना ही 25 में से माइनस कर देना है, और जो वैल्यू 50 से बड़ी है उसमें उतना ही हमें 25 में जोड़ देना है। तो 25 और 4 29 और 16 आपका आ रहा है। तो आई होप क्लियर हुआ। और ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्पफुल होगा जब वो वैल्यू 50 के नियर में हो। अब अगर कोई वैल्यू 90 के करीबन है तब उसमें अगर ये मेथड आप लगाएंगे तो ये मेथड आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। क्लियर है? और ये चीजें आपको मैथ्स की क्लास में सिखाई भी जाएंगी जो आपको यूज करना है एनालॉजी में। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर एनालॉजी में क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं इसमें थ्रू कि एनालॉजी में क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 225, नोटिस करिए डबल डॉट, उसके बाद लिखा है 289, फिर देखिए 4 डॉट्स बने होंगे, और नेक्स्ट में नोटिस करिए 225 है, नेक्स्ट में 289 लिखा है, और यहां पर लिखा है 1369, और फिर आगे लिखा है क्वेश्चन मार्क। इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाएगा। अब नोटिस करिए 225 का 289 के साथ जो रिलेशन है उसी के बेसिस पर अगला पेयर आपको सॉल्व करना है। अब क्या रिलेशन है चलिए समझाते हैं। देखिए यहां पे 15 का स्क्वायर है और एक का गैप लेकर हम 17 का स्क्वायर दे रहे हैं, दैट मीन्स कि ये 15 का स्क्वायर है और ये 17 का स्क्वायर है। तो सेम वही पैटर्न हम यहां भी फॉलो करेंगे। अब नोटिस करो ये 37 का स्क्वायर है, 1369। अगर ये चीज आपको नहीं पता है तब ये प्रॉब्लम होगा। समझ में आया? अब इसमें क्या करेंगे, जैसे यहां पर एक का गैप लिया था सेम वही चीज वहां भी करेंगे। तो एक का गैप लेकर हमें 39 का स्क्वायर देना है, तो आंसर क्या निकल कर आएगा? 15 21 इज द राइट आंसर। समझ में आया? तो स्क्वायर के बेसिस पर कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, और ये चीज अगर नहीं याद है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। समझ में आया? तो सबसे पहले आपको स्क्वायर याद होना बहुत जरूरी है, ये चीज ध्यान रखिए, और ये आपको एनालॉजी और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन में भी हेल्प होगा, क्योंकि जैसा एनालॉजी है सेम उसी पैटर्न पे हम लोग क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। लेकिन हमें एनालॉजी में नेक्स्ट फिगर पता लगाना होता है, लेकिन क्लासिफिकेशन में ऑड वन आउट करना होता है। तो ये चीजें आपको क्लासिफिकेशन में भी हेल्प करेंगी, और इसे ध्यान रखिएगा एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से मिलाकर एग्जाम में करीबन 7 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही चैप्टर। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है, नेक्स्ट आते हैं। अब नंबर बेस एनालॉजी में क्यूब का चीज आती है। देखो क्यूब मेरे ख्याल से 10 तक के सभी को याद होंगे, लेकिन 11 का क्यूब अगर मैं किसी से पूछ लूं तो वो देखकर तो बता लेगा कि 13 31 होता है, लेकिन याद नहीं होगा। ये चीज है, तो इसको याद कर डालिए, और अगर नहीं याद है तो इसका शॉर्टकट से इसको कैलकुलेट करना सीख लीजिए, क्योंकि ये याद होना बहुत जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपके सामने रख देता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिखा 343 डबल डॉट 125, समझ में आ रहा है? अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट वैल्यू देंगे 3375 डबल डॉट क्वेश्चन मार्क।
अब देखो क्या हुआ, आप सभी को पता है ये 7 का क्यूब होता है और ये 5 का क्यूब होता है। दैट मीन्स कि पहले 7 का क्यूब है फिर 5 का क्यूब है, बीच में 1 का क्यूब का गैप ले रहा है और ये वैल्यू रिवर्स हो रही है। तो सेम वही चीज यहां पर भी होगी। यहां पे देखिए 3375 लिखा हुआ है, 3375 समझ में आया। अब 3375 का 15 का क्यूब होता है, इसमें 1 का गैप पीछे ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर आएगा 2197। 2197। जैसे यहां पे 7 को 5 बनाया गया वैसे ही हम 15 को 13 बनाएंगे। सिंपल सा फंडा है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि किस तरह से गैपिंग करके क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो क्यूब के बेसिस पर एनालॉगी कैसे बनेगा ये चीज मैंने क्लियर कर दिया और ये याद होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो समय ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट पॉइंट भी आ चुका है, अब आ चुका है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर। अब आपके सामने प्राइम नंबर की लिस्ट है और 1 से लेकर 600 तक के प्राइम नंबर है। आप देख सकते हो, देखो 50 तक के प्राइम नंबर मेरे ख्याल सभी को याद हो गया, 50 तक के प्राइम नंबर सभी को याद है। 50 के बाद जो प्राइम नंबर बनते हैं 53 हो गया, 59 हो गया, 61 हो गया, इस तरह से टोटल आपके सामने 1 से लेकर 100 में 25 प्राइम नंबर है। तो ये याद होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं याद होगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसा हम लोगों ने अभी स्क्वायर में क्वेश्चन फ्रेम करा, फिर हमने क्यूब में क्वेश्चन फ्रेम करा, अब वही क्वेश्चन यहां पर प्राइम नंबर में भी बनाया जा सकता है और इसमें गैपिंग और बड़ी भी ली जा सकती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक प्राइम नंबर लिया 307 और बीच में 2 का गैप कर दिया, 317 दे दिया, समझ में आया। तो ये 2 पेयर बनाकर मैंने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। अब इसके बेसिस पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं और अगर आपको वो प्राइम नंबर नहीं पता तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए ध्यान रखिए। इसलिए 1 से लेकर कम से कम 600 तक के प्राइम नंबर याद होने चाहिए कि कोई भी नंबर अगर आपके सामने आ रहा है तो वो तुरंत आपको रिमेंबर हो जाए कि ये प्राइम नंबर है, समझ में आया। और सबसे ज्यादा नंबर प्राइम नंबर 1 से 100 में है 25, फिर देखिए 21 प्राइम है, फिर 16 प्राइम है, फिर 16 है, फिर 17 है, फिर 14 प्राइम है। तो बहुत ज्यादा प्राइम नंबर नहीं है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग के 50 तक के प्राइम नंबर निकालना आसान होता है। जैसे अगर 501 से लेकर 550 तक के प्राइम नंबर आप आसानी से फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन 550 के बाद वाले प्राइम नंबर प्रॉब्लम करेंगे। जैसे सेम चीज यहां पर भी है, 401 से लेकर 450 तक के प्राइम नंबर आसानी से आप याद भी कर लोगे, लेकिन 450 के बाद के जो प्राइम नंबर होंगे उन पे ज्यादा फोकस करना होगा। याद तो सभी को करने हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि स्टार्टिंग के जो 50 नंबर्स के बीच में जो प्राइम नंबर बनता है वो याद करना ज्यादा इजी होता है और जो उसके बाद में प्राइम बनता है उसी में आपको मेहनत करनी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे करना क्या है, हमें एक पेयर दिया हुआ है फर्स्ट का सेकंड के साथ, जो रिलेशन है उसी के बेसिस पर हमें थर्ड का फोर्थ के साथ पेयर बनाना है। अब कैसे बनेगा, और जो रिलेशन आप सोच रहे हो सकता है उसका आंसर भी आ जाए, लेकिन वो आंसर अगर अवेलेबल नहीं है इसका मतलब ये नहीं है क्वेश्चन गलत हो गया। इसका मतलब ये है कि जो आपने सोचा लेकिन वो एग्जामिनर ने नहीं सोचा, तो आपको कुछ नए तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं लेकिन वो मल्टीपल आंसर यहां पर ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं होंगे। और इसी वजह से एनालॉगी के क्वेश्चंस में कभी सीएनडी नहीं आएगा और कभी नन ऑफ दीज नहीं आएगा। अगर ये ऑप्शन आ गए तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, सीधे नन ऑफ दीज मार्क कर दो। सिंपल सा फंडा है, क्योंकि एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं और अगर आपने नन ऑफ दीज दे दिया तो नोटिस करिए वो आंसर सही हो जाएगा। इसीलिए नोटिस करिए आपको एनालॉगी में यहां पर कभी भी नन ऑफ दीज और सीएनडी मिलेगा ही नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर हम 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंजे कितना होता है 60। अब 60 में कितना जोड़ें कि 62 हो जाए, नेचुरल सी बात है 2 जोड़ेंगे। अब देखो एक लॉजिक बना है, अब इस लॉजिक के बेसिस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 70, प्लस 2 करेंगे कितना आएगा 72। अब देखो 72 आ गया और 72 यहां पर अवेलेबल भी है, इसका मतलब जो हमने सोचा था वो एकदम सही है। लेकिन बाई चांस अगर 72 यहां पे ना होता तब हम क्या करते हैं, तब हम कोई और लॉजिक लगाते हैं। जैसे एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। जैसे अगर 62 में नोटिस करो 12 अगर मैं सबट्रैक्ट करूं तो नोटिस करना वैल्यू कितनी आती है 50, सभी को पता है। अब इसमें अगर मैं 50 जोड़ दूं, 14 में अगर मैं 50 जोड़ दूं तो एक लॉजिक ये भी हो सकता है आंसर कितना आएगा 64। लेकिन 64 कहीं अवेलेबल है
नहीं अवेलेबल है। तो एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर बिल्कुल पॉसिबल है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पे जो आंसर निकल कर आ रहा है वो 72 मैच कर रहा है, लेकिन जो 64 निकल कर आ रहा है वो तो अवेलेबल ही नहीं है। इसका मतलब है कि इस लॉजिक को हम नहीं मानेंगे क्योंकि वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन लॉजिक है स्ट्रांग, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि लॉजिक वीक है, क्योंकि जो डिफरेंस यहां लिया गया वही डिफरेंस हमने यहां पे दे दिया, तो आंसर 64 आ रहा है, लेकिन वो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए उस फंडे को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझ में आया? तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जल्दी से। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, ये रहा एक्सप्लेनेशन और ये आंसर की। तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब देखो यहां पर आपको नंबर्स भी और लेटर्स भी दिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन काउंट किस में होगा? नंबर बेस एनालॉजी में, याद रखिएगा। अब देखिए करना कैसे, देखिए 2003 और v बना हुआ है, कैसे सॉल्व करें? 3115 और क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए 2003 को अगर हम इंडिविजुअल प्लेसेस को ऐड करें तो भैया कितना होगा? नोटिस करिए 5, और 5 जो लेटर होता है उसका नाम क्या होता है? ई। नोटिस करो क्या होता है, 5 को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और ई का अपोजिट क्या होता है? वी होता है। नोटिस करो वी और वी लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसका क्या करा गया? अपोजिट। तो क्या आ रहा है? वी आ रहा है। सेम वही चीज हम यहां करेंगे, 3 1 1 5 ऐड करते हैं, तो 3 + 1 + 1 + 5, तो 5 2 7 3 10। अब 10 पर नोटिस करो होता है जे, समझ में आया? जे होता है, जे का अपोजिट कौन हुआ? क्यू। तो नोटिस करो यहां से अगर हम अपोजिट बना भी रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? क्यू, और क्यू ऑप्शन अवेलेबल है, दैट मीन्स कि हमारा लॉजिक सॉलिड है। अगर क्यू अवेलेबल ना होता तब हम कुछ और सोचते हैं। समझ में आया? लेकिन जो चीज आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो चीज आंसर आने के बाद ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये चीज आपके पास समझ में आ चुकी है कि वो एकदम सॉलिड लॉजिक है और आंसर बन चुका है। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या आ रहा है? क्यू इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, ये एक्सप्लेनेशन और ये आंसर की। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। अब देखो यहां पे कैसे करना है, 56 30 के इक्वालेंट है। अब देखो बहुत सारे तरीके हैं, 78 को क्वेश्चन मार्क दिया गया है। पहला तरीका जो अभी आपने देखा था वो हम लोगों ने लगा रखा है। अब ये नेक्स्ट मेथड आ गया और हर बार कुछ ना कुछ नया होगा, ये चीज ध्यान रखिए। एक तो समझ में सभी को आता है कि भैया 56 और 30 का सब्ट्रैक्शन कर लो, लेकिन ये मेथड होने की चांसेस बहुत ना के बराबर है, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो चुका है। 56 को 30 से माइनस करो, जो वैल्यू आ रही है उतना 78 में माइनस कर दो, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये बहुत आसान हो जाएगा और इतना आसान एग्जाम में दिया भी नहीं जाता। अब इसमें हुआ क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर आप ध्यान से समझे होंगे तो 56 बना किससे है? 5 और 6 से, और 5 और 6 को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दो कितना होता है? 30। समझ में आया? और 30 यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम वही चीज यहाँ भी होगी, 78 7 और 8 से बना है, मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 कितना होता है? 56 होता है, 56, और 56 देखिए यहाँ पे है भी, बन गया ना आंसर। बस आपको देखो एक बार क्लिक कर जाए, अगर वो लॉजिक क्लिक कर गया तो क्वेश्चन 10 से 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, और अगर नहीं क्लिक करा तो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऐसा कर लेते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, चलो ये ट्राई करते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट होगा, और वो एक्सपेरिमेंट आपका टाइम टेकन होगा। समझ में आया? और ये चीज प्रैक्टिस से ही आएगी और कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी, जो क्वेश्चन अभी तक आप पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन आपके ब्रेन में जाके सेव हो रहा है। कैसे? क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप उसमें वही मेथड लगा रहे हैं जो मेथड अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है। तो ये इंडिकेशन है कि जितने क्वेश्चन्स आप पढ़ते जा रहे हो और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ वो क्वेश्चन आपके ब्रेन में सेव हो रहे हैं, जब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपका ब्रेन उन्हीं क्वेश्चन के मेथड को यूज करता है और कोशिश करता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर वो मेथड एकदम नया है तो वो सॉल्व नहीं कर पाता है। समझ में आया? तो अब जैसे ही ये क्वेश्चन आपके सामने आया, ये मेथड आपकी ब्रेन ने रीड कर लिया। अब इससे मिलता जुलता लॉजिक का क्वेश्चन अगर नेक्स्ट टाइम आप देखोगे तो नेचुरल सी बात है एग्जाम क्लिक कर जाएगा, ये चीज होगी और वो क्वेश्चन आपने आसानी से सॉल्व कर लोगे। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो, ये रहा एक्सप्लेनेशन और ये रहा आंसर की, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ध्यान से सॉल्व करते हैं। हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको सिखा रहा है, बस फोकस करना है आपको। अब देखो 91 का 104 के साथ क्या रिलेशन है, जो रिलेशन बनेगा उसी के बेसिस पर 161 का क्वेश्चन मार्क के साथ रिलेशन बनाना है। अब देखो अभी तक आपने क्या करा था, डिफरेंसेस निकाले थे, मल्टीप्लिकेशन बनाए थे। अब इस बार क्वेश्चन में कुछ चेंजेस है, क्या चेंजेस है इस पे फोकस करते हैं। देखो आपके सामने एक्सप्लेनेशन आ चुका है, कैसे करा गया। 13 को 7 से मल्टीप्लाई करा, 91,
13 को 8 से मल्टीप्लाई करा गया 104। सेम वही चीज यहाँ भी 23 को 7 से मल्टीप्लाई करा 161 और 23 को 8 से मल्टीप्लाई करा 184। तो आंसर क्या आएगा 184, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर हुआ? तो देखो इस बार लॉजिक कुछ डिफरेंट था, तो हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और यही चीज आपका ब्रेन अगर रीड कर ले तो नोटिस करिए मुश्किल से 10 से 20 लॉजिक होंगे। अगर उन 20 लॉजिक को आपके ब्रेन ने रीड कर लिया तो अगली बार जैसे ही एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आपका ब्रेन बोलेगा अच्छा ये लॉजिक लग रहा है, अच्छा ये लॉजिक लग रहा है। तो इसको अपने ब्रेन को रीड करने दीजिए और हाँ, गेस मत करिए कभी भी। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप स्किप कर दीजिए, लेकिन गेस मत करिए। अगर गेस करेंगे तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखो इसका आंसर आ चुका है, बी इज द राइट आंसर। आंसर की भी आप चेक करते हैं, देखिए बी आंसर आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है 256 13 676 क्वेश्चन मार्क। कैसे सॉल्व होगा चलिए ध्यान समझते हैं। देखो 13 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो कितना होता है 16, और 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। समझ में आया? सेम वही चीज यहां भी होगी। ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है वो वैल्यू कितनी है 676। ये किसका स्क्वायर है नोटिस करिए, 26 का स्क्वायर आ रहा है। अब 26 में अगर मैं 3 कम करूं तो यहाँ पे कितना आएगा 23। 23 में 3 जोड़ा जाएगा, वैल्यू कितनी होगी 26। तो हमारा आंसर क्या होगा 23 होगा। कई बार स्टूडेंट कह देता है सर 26 होना चाहिए, 26 का स्क्वायर बन रहा है भैया, लेकिन यहाँ 13 था, 13 में 3 जोड़ा था ना, तो वैसे ही 23 में 3 जोड़ोगे। तो ये चीज ध्यान रखना। देखो एग्जामिनर ने 26 भी दे रखा है, 23 भी दे रखा है, आंसर आएगा 23। तो 23 में 3 जोड़ो 26, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, आंसर आ रहा है। समझ में आया? तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसमें भी सेम वही फंडा है, 24 588 26 क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 24 का अगर मैं स्क्वायर कर लूं तो कितना होता है 576 होता है, सभी को पता है, ठीक। और ये वैल्यू 576 के नियर में है 588, ठीक है। कितना अगर हम जोड़ेंगे नोटिस करिए, अगर हम यहां पर कितना और ऐड कर दें, 12 ही ऐड करना पड़ेगा मुझे, और वैल्यू आ जाएगी 588। समझ में आ रहा है? अब नोटिस करो 12 कैसे बना, क्योंकि 24 का आधा कर देंगे 12 हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट हम यहां पे लगा रहे हैं सेम वही चीज यहां भी सॉल्व करते हैं। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। अगर इसमें अब देखिए 12 नहीं जोड़ेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे 13 जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 24 का आधा 12 था, यहाँ पे 26 का आधा 13 हो जाएगा। यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 676 प्लस 13 जोड़ते हैं, 6 और 3 9, 7 और 1 8 और फिर 6, तो 689 वैल्यू निकल कर आएगी। आंसर क्या आएगा 689, ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आया ये चीज? तो किस तरह से सॉल्व करना था, क्या सिस्टम है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 689 इज द राइट आंसर। बहुत आसान था और हर बार कुछ नया हो रहा है, वही नई चीज आपको सिखाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि एनालॉजी में, नंबर बेस्ड एनालॉजी में एग्जामिनर बिल्कुल फ्री है, वो पूरी तरह से फ्री है। वो किस तरह से क्वेश्चन बनाता है कोई नहीं कह सकता, यहां तक कि कोई नया नंबर वो इंट्रोड्यूस भी कर सकता है। यहां पे देखिए जो ऐड हो रहा है वो 12 है। अब 12 किस बेसिस पे बन रहा है, 24 का आधा है, लेकिन अगर एग्जामिनर चाहे तो वो यहां पे +9 ऐड कर दे अपनी मर्जी से, और यहां पर भी हमें +9 ही ऐड करना पड़ेगा जो उसने लॉजिक बनाया उसके बेसिस पर। तो ऐसे क्वेश्चन भी हुए हैं जहां पर एक नया नंबर अलग से एड ऑन होता है क्वेश्चन में, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, इस आंसर आपकी स्क्रीन पर है, एक्सप्लेनेशन और विद आंसर की। तो बी इज द राइट आंसर, 689 हो रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अब देखो इस बार क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। कैसे? अभी तक हमारे सामने सिर्फ एक पेयर था और अब यहां पर टोटल 3 पेयर है, जिसमें से देखो 2 एग्जाम्पल्स के तौर पे दिए हुए और एक हमें सॉल्व करना है। समझ में आया? अब ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर एग्जाम्पल हो और थर्ड पेयर हमें सॉल्व करना हो, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट और थर्ड पेयर हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं और सेकंड पेयर हमें सॉल्व करना है। कैसे करना है ध्यान से देखते हैं। देखो ये 10 का स्क्वायर है, सभी को पता है 10 कैसे बनेगा, 20 का आधा कर दो। सेम वही चीज यहां पर भी है। अब नोटिस करना, देखो जो लॉजिक यहां बना रहे हो सेम वही चीज यहां भी होनी चाहिए। 14 का अगर हम हाफ कर दें तो नेचुरल सी बात है 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर है। अब नेचुरल सी बात है, देखो ये 16 का स्क्वायर है, हाँ या ना? तो क्या यहाँ पे 16 होगा? नहीं, यहाँ पे 32 होगा। नोटिस करिए एग्जामिनर ने यहाँ पे 16 भी दिया है, 32 भी दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अगर यहाँ 16 का स्क्वायर आ रहा है तो जल्दबाजी में कई बार स्टूडेंट 16 टिक कर देगा, लेकिन 16 इज द रॉन्ग आंसर।
समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है 32, आंसर क्या आएगा 32 इज द राइट आंसर। समझ में आया? तो ऑप्शन को भी बहुत सोच समझ के फ्रेम करा जाता है जिससे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो। समझ में आया? और ये नया क्वेश्चन है, नया पैटर्न है, ध्यान रखिएगा एनालॉजी के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, इसी के बेसिस पे होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए जल्दी से। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 290 19 361 क्वेश्चन मार्क 442। अब नोटिस करो 17 का स्क्वायर अगर आपको पता हो तो नेचुरल सी बात है 289 होता है, और ये 289 में भैया सिर्फ एक ज्यादा है। सेम वही चीज 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है, एक ज्यादा है 362 आ रहा है। वही चीज यहां भी होगी, देखो ये 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 और एक ज्यादा है, दैट मीन्स कि 442। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 21 इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा 21 होगा। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है, टफ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, बिना प्रैक्टिस के सारी चीजें बेकार है। ठीक है, तो इसका आंसर भी देख सकते हैं, आंसर आपके सामने है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न पर है, ध्यान से देखो। अब देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, स्क्वायर कर दें, और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं भैया तो कितना आएगा 288 आएगा। समझ में आ रहा है? जैसा इसमें हुआ है वैसा इसमें भी होना चाहिए। देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 का डबल कर दिया 50, तो यहां भी सेम वही चीज। देखो 6 का स्क्वायर 36, 36 का डबल कितना 72, तो आंसर क्या आएगा 72 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो था ना आसान? हर क्वेश्चन है आसान, मुश्किल से 20 सेकंड से 30 सेकंड में सॉल्व हो रहा है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया हो रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और आसान और टफ की डेफिनेशन यही है, जो चीज आपको आती है वो आपके लिए आसान है, लेकिन जो चीज आपको नहीं आती वो आपके लिए टफ है। अगर वो चीज आपको आ जाए तो वो भी तो आसान हो जाएगी। इसलिए हमेशा याद रखिएगा टफ कुछ भी नहीं होता, बस जो चीज हमें आता है वो चीज हमारे लिए आसान है, जो चीज हमें नहीं आता है वो टफ है, तो वो भी आसान हो सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे क्या करना है, देखो 72 का रिलेशन 14 के साथ है, 87 हमें पता लगाना है, 96 का रिलेशन 54 के साथ है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस खाली खेल है लॉजिक को आइडेंटिफाई करने का। अगर एक बार लॉजिक समझ में आ जाए तो क्वेश्चन फ्यू सेकंड्स में सॉल्व हो सकता है। अगर ध्यान से देखो तो देखो अभी हमने कुछ देर पहले ही इसी के लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन कर रखा है। यहाँ पे हुआ क्या है, 9 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करा कितना होता है 54। सेम वही चीज यहाँ भी करा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा गया कितना 14 आ रहा है, तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 56 आएगा, तो 56 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा। समझ में आया? तो था ना आसान? बहुत इजी है, बस सिर्फ क्लिक करने पर है, लॉजिक क्लिक कर जाएगा बहुत आसान हो जाए क्वेश्चन। तो आंसर आ चुका है 56 इज द राइट आंसर, एक्सप्लेनेशन आपके सामने ए आ रहा है आंसर। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इस बार टाइप बदल चुका है। देखिए अभी आपने जो पहला टाइप देखा था उसमें क्वेश्चन मार्क बना था, दूसरे टाइप में नोटिस करिए आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स थे और अलग से एक और पूछा गया था। ठीक है, इस बार सिर्फ एक एग्जाम्पल है और इसके बेसिस पर आपको पेयर पता लगाना है, और जो लॉजिक इसमें हुआ है उसके बेसिस पर अगला पेयर आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है? तो इस बार ये कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 11 का 72 के साथ क्या रिलेशन है, और उसी के बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? देखो देखते हैं, ध्यान से देखिए। 11 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 11 छंग 66 होगा, और इसमें अगर मैं 6 जोड़ दूं तो कितना होता है 72 होगा। हाँ या ना? ठीक, लॉजिक बनाया जा रहा है। देखो ये चीज आपको पता नहीं होगी क्या हो रहा है, ठीक, उसके बेसिस पर आपको फाइंड करना है कि क्या हो रहा है। अब यहां क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है, भैया 6 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ। अब इसके 2 लॉजिक हो सकते हैं, या तो एग्जामिनर ने अपनी मर्जी से 6 का इस्तेमाल करा, ठीक, या तो कुछ और भी हो सकता है। अगर एग्जामिनर ने अपनी मर्जी से 6 का इस्तेमाल करा तो यहां पर भी हमें 6 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर कुछ और लॉजिक है तो उसके बेसिस पर हमें सॉल्व करना है। यहां पे कुछ और लॉजिक है, कैसे नोटिस करो, 11 का अगर हम हाफ करें तो 5.5 आता है, और इसको राउंड ऑफ करने तो 6 बोल सकते हैं। सेम वही चीज यहां पर भी हुई है। देखो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करा गया, 7 चौक 28 प्लस 4 कितना होता है 32, मैच कर गया। अब कैसे हुआ, 11 का हाफ करोगे तो 5.5 आएगा, इसका राउंड ऑफ बनाएंगे तो 6 हो जाता है। समझ में आया? 7 का हाफ करोगे तो 3.5 आएगा, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो भैया 4 दे दिया गया है। समझ में आया? तो ये जो 4 हुआ है, मल्टीप्लाई 4 और प्लस 4, वो कहां से आया, आई होप क्लियर हो चुका है। तो सी इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर सी होगा।
समझ में आया? तो बहुत टफ नहीं है क्वेश्चन, बहुत आसान है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस बहुत चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसका भी आंसर आ चुका है, सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, इसको देखिए ध्यान से। यहां पे दिया हुआ है 263 और 271। अगर आपने स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था प्राइम नंबर, उसकी टेबल को अगर आपने याद कर लिया होगा तो नोटिस करिए दोनों ही प्राइम नंबर हैं। अब ये कौन से प्राइम नंबर हैं, इनके ऊपर हम एक टेबल आपके सामने ला रहे हैं, ध्यान से देखिए। और इस टेबल में आप देख सकते हो कि जो प्राइम नंबर्स के ऊपर लॉजिक बनाया जा सकता है वो आपके सामने आ रहा है। कहां पर आ रहा है, देखो देखते हैं। 263 है, नोटिस करिए यहां पे क्या दिया हुआ है, 263 दिया हुआ है। इसके बाद कितना दिया है, 271। दैट मींस कि बीच में एक प्राइम नंबर का गैप लिया है। तो इसी के बेसिस पर हमें एक ऐसा पेयर पिक करना है जो एक प्राइम नंबर का गैप हो। देखो 223 सबसे पहला देखते हैं। 223 यहां पर आ रहा है कहीं, 223 ये रहा, एक का गैप देंगे तो भैया 229 आना चाहिए था ना, तो ये फिनिश। अगर ऑप्शन नंबर बी लेंगे, 261 ले लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना। 261 पहली बात तो 261 प्राइम में ही आता ही नहीं है, तो बात ही खत्म। 317 लिया, 317 एक का गैप लेके 337 आ रहा है। अगर ये टेबल आपके पास दिमाग में ना हो तो या तो एग्जाम में बनाओगे टेबल, या तो टाइम ज्यादा लग रहा है इसलिए क्वेश्चन ही छोड़ दोगे, तो ये ऑप्शन होता है। ठीक, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर सी होगा। क्लियर है? इसलिए मैंने कहा था कि प्राइम नंबर याद कर लीजिए, और यहां पर 1 से लेकर 500 तक के प्राइम नंबर मैंने दोबारा दे दिए आपको। ठीक है, लेकिन कम से कम आपको 100 के ब्रेक में प्राइम नंबर याद कर लेना। सबसे पहले 1 से 100 तक याद करिए, फिर 101 से लेकर 200 तक याद करिए। इस तरह से आपको रिमेंबर करने ही पड़ेंगे, प्राइम नंबर याद रखिएगा एनालॉगी का पार्ट अच्छा करने के लिए। इसका आंसर देख सकते हैं, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 10 का जो रिलेशन 17 के साथ है। अब देखो यहां पर पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि भैया 10 में क्या मल्टीप्लाई कर लें, क्या ऐड कर लें जैसे 17 बन जाए, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहां पे क्या हुआ है उस चीज को समझते हैं। देखो यहां पर हुआ क्या है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 1 कितना होता है 10। समझ में आया? सेम वही चीज 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17। अब समझ में आया? तो 10 17 कैसे बने, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1। अब इस बेसिस पर जो मैच कर जाए वही हमारा आंसर है। देखिए ऑप्शन सी मैच कर रहा है। कैसे? क्योंकि यहां 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26, और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37। तो ऑप्शन सी मैच कर गया। सी इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर सी होगा। ये रहा एक्सप्लेनेशन और ये रहा आंसर की, ऑप्शन सी आ चुका है। समझ में आया? इस बार जो आपको इनका रिलेशन बनाना है वो इंडिविजुअल बनाना है। आपके सामने 10 इंडिविजुअल कैसे बना और 17 इंडिविजुअल कैसे बना। क्लियर हुआ? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने, यहां पे आप देख सकते हो 9 और 3 से 93 से 87 कैसे बना। सोचो समझो और आंसर दो। बहुत आसान सा है क्वेश्चन। बस एक चीज नोटिस करिए, अगर मैं ये कहूं कि 93 में मैं 6 कम कर दूं तो वैल्यू 87 आती है, हाँ या ना? अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन मार्क ही क्रिएट होता है 6 कैसे आया। बस यहीं से क्वेश्चन मार्क है। अगर या तो 6 एग्जामिनर ने अपनी मर्जी से यूज करा तो भैया हर जगह होना चाहिए था, अगर करेंगे तो ऑप्शन मैच नहीं होगा। ठीक, हम आपको एक चीज बताते हैं कि 6 कैसे आया। कैसे आया 6, इस बात को समझो। देखो 9 में से 3 कम कर दो 6 आ जाएगा। समझ में आया? तो ये 6 कैसे बना, उसी पैटर्न पर अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा आंसर। कैसे? देखो 58 माइनस 3 कितना आया 55। अब ये 3 कैसे बना, 8 माइनस 5, यहां से 3 बन रहा है। क्लियर हुआ? तो कुछ नई चीज समझ में आई कि ऐसा भी हो सकता है। तो 55 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आंसर आ रहा है सी होगा। तो इसका आंसर भी क्लियर हो चुका है, एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, ये आंसर की, तो सी आंसर आ चुका है। तो हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको सिखा रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बस आपको उतनी चीजें सीखते जाने हैं और अगले क्वेश्चन में मूव होते जाना है। कोई क्वेश्चन अगर गलत भी हो रहा है तो परेशान मत होइए, वो चीज आपके लिए और बेटर है, क्योंकि जो चीज गलत हो रही है वो हमेशा के लिए आप रिमेंबर रख लेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो 17 का जो रिलेशन 86 के साथ है उसी के बेसिस पर हमें सॉल्व करना है। तो इसका आंसर बताते हैं, डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं। तो 17 क्या बन रहा है, एक को 7 को जोड़ दिया 8 और 7 में 1 घटा दिया 6। देखिए लॉजिक एकदम अलग है। 17 में 1 को 7 जोड़ा तो देखिए 8 आ रहा है, ठीक, और 7 में से 1 कम करा, दैट मींस कि एक बार इन दोनों वैल्यूज को जोड़ा गया है और एक बार इन दोनों वैल्यू को घटाया गया है। सेम वही चीज यहां भी हुई है, 19 में एक बार इन दोनों वैल्यू को जोड़ा गया है
और एक बार इन दोनों वैल्यू को घटाया गया है। क्लियर हुआ? तो आंसर आ चुका है आपके सामने 108, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, 9 का 50 के साथ जो भी रिलेशन है उसके बेसिस पर कौन सा पेयर आपका मैचअप होगा। तो इसका डायरेक्ट मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखाता हूं। देखो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 9 पंचे 45 प्लस 5 50। अब क्वेश्चन मार्क ये क्रिएट हो रहा है कि भैया 13 को 7 से मल्टीप्लाई करो प्लस 7 करो, तो यहां 7 कैसे आ गया? एक चीज नोटिस करना, यहां पर अगर हम 9 का हाफ करते हैं तो कितना होता है? नोटिस करो 4.5, ठीक, और इसको 5 अप ले सकते हैं। 13 में अगर यही चीज हम करेंगे, हाफ करते हैं तो कितना होता है? 6.5, और राउंड ऑफ कर लेंगे तो 6 होगा। समझ में आ रहा है? तो 13 को 7 से मल्टीप्लाई करा प्लस 7 करा 98, दैट मींस की ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, अगर नोटिस करना, देखिए 5 मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ा जाए तो ऐसा ऑप्शन आपके पास मिलेगा ही नहीं जिसमें मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 होगा, क्योंकि अगर यहां हो रहा है तो सेम उसी पैटर्न पर अगर एग्जामिनर दे देगा तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। दैट्स व्हाई तो हमें क्या करना है कि पैटर्न तो वही हो रहा है लेकिन जो 5 बना है उसका लॉजिक पकड़ना है कि 5 कैसे बना। क्लियर हुआ? वैसे ही यहां पे 7 बन रहा है। क्लियर हो गया? तो आई होप समझ में आया कि किस तरह से सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। तो आंसर आ चुका है हमारे सामने, डी इज द राइट आंसर। आप आंसर की भी देख सकते हैं, आंसर डी हो रहा है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने एनालॉगी के ऊपर नंबर बेस एनालॉगी का पूरा पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लेकिन अभी लेटर बेस एनालॉगी और वर्ड बेस एनालॉगी बची हुई है जिसको हम लोग अगले पार्ट में कवर अप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू टू ऑल।